तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है ग्रेड 4 जो राजस्थान की वैकेंसी है उसकी जो है सीरीज कल से स्टार्ट हुई है, उसका हम माइनर टेस्ट 1 देखेंगे, एकदम अच्छे से डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे रिवीजन के तौर पर। तो जिन भी स्टूडेंट ने ये जो है टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके स्कोर अगर अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम आ रहा है तो वो अपनी गलतियों को परखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज गलतियां परखने के लिए होती है। और जो स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद होती है, तो पहले टेस्ट दें बाद में सॉल्यूशन देखें ताकि रिवीजन हो जाए। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से अच्छा तो कोई किताब भी पढ़ सकते हो आप। तो पहले एकदम अगर किसी ने नहीं ले रखी टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज जरूर लें आप, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन आया था उसकी। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है तो कुछ क्वेश्चन एकदम इजी होंगे, तो ऐसा मत सोचो कि यार इतने इजी क्वेश्चन। पहली बात तो ये 10th लेवल जो है आपका एग्जाम है, उसके बाद में दूसरी बात है कि जो है यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज है जिसमें एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं, तो इजी भी आएंगे और लेवल के भी आएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। सबसे पहले हम जो पश्चिम से पूर्व आपका देशांतरीय विस्तार है वो जान लेते हैं। पहले तो हम देशांतरीय अगर डिग्री के हिसाब से जाने तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर से जो है ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये आपको वैसे पता ही है सबको, लेकिन ये नाम याद रख लेना पूर्वी देशांतर। और ये कुल 869 किलोमीटर है, कितना 869 किलोमीटर। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये आपका कितना है जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, आपको ये भी पता है। और ये टोटल दूरी आपकी 826 किलोमीटर। और यहां पर अंतर पूछा तो दोनों को घटा देंगे और दोनों को घटाएंगे तो उत्तर क्या जाएगा 43, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लेना, जो राजस्थान है उसमें देखो यहाँ पर जो ये धौलपुर है सबसे पूर्व में कौन सा है, धौलपुर, ठीक है। और यहां पर क्या है, जैसलमेर है, सबसे लास्ट में क्या है, जैसलमेर, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जो टाइम का अंतर है, टाइम वैसे तो एक है क्योंकि जो है राजस्थान जो पूरा भारत है वो एक ही टाइम को फॉलो करता है, लेकिन वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त में जो आपका जो है समय लगता है या तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है दोनों में, 35 मिनट 8 सेकंड। तो ये नोट कर लेना, मतलब धौलपुर में जो है 35 मिनट 8 सेकंड पहले सूरज उदय होता है और जैसलमेर में 35 मिनट 8 सेकंड बाद में धौलपुर के क्या होता है, सूरज उदय होता है या सूर्य उदय होता है। तो ये दोनों में टाइम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सूर्य उदय के टाइम में अंतर है कितना, 35 मिनट 8 सेकंड का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आगे जैसे जैसे चलते जाओगे क्वेश्चंस का लेवल एकदम अच्छा होता जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले का भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जो है राजस्थान का कौन सा जिला है, लेकिन पूछा किस हिसाब से कि कौन से जिले का भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। तो कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा जो है जिला है, तो उत्तर हो जाएगा आपका धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर। फिर बात करते हैं दो और बच्चों की भी कर लेते हैं। बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा है आपका ये मध्य प्रदेश प्लस गुजरात दोनों के साथ सीमा जो है साझा करता है। और हनुमानगढ़, कौन सा, हनुमानगढ़ किस किस के साथ करता है, तो हनुमानगढ़ पंजाब प्लस हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो धौलपुर जो है आपका ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि हर चीज मैं नहीं बताता, अगर आप पहले से मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको ये बताना है जो आपका उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा इनके साथ सीमा साझा करने वाला, उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखो टॉपिक वाइज है तो इजी से स्टार्ट हुआ है, हार्ड की तरफ जाएगा। रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्रमशः कौन सा है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य, आपको पता ही है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन पाई जाती है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, कितनी है, 1070 किलोमीटर। और ये आपकी हिंदू मलकोट जो श्री गंगानगर है वहां से शुरू होती है। कहां से, हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होती है और बक्खासर जिसको भालगांव भी कहते
कहते हैं, क्या कहते हैं, भालगांव या बक्खासर गांव बाड़मेर तक है ये सीमा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोणागाम, कोणागाम क्या, राजस्थान का उत्तर जो बिंदु है, उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु है आपका बोरकुंड बांसवाड़ा। कौन सा, बोरकुंड। और ये कहां पर है, बांसवाड़ा। तो ये अलग चीज है, ध्यान रख लेना। ये जो आपका कोणागाम उत्तरी बिंदु है और जो आपका दक्षिण बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा, ये अलग चीज है। और रेड क्लिफ लाइन जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान के मध्य राजस्थान को लगती हुई, वो 1070 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्री है वो हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और बक्खासर या फिर भालगांव बाड़मेर तक फैली हुई है। 1070 किलोमीटर की है टोटल दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की आकृति है, तो राजस्थान की आकृति दो प्रकार की बताई जाती है। एक तो होगी आपकी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, और दूसरी होती है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो पतंगाकार। क्या होती है, पतंगाकार। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है कि राजस्थान की आकृति है तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या फिर जो है पतंगाकार है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, इजी समझ के छोड़ मत देना क्लास को, क्योंकि आगे क्वेश्चंस मर्दा वगैरह से आएंगे। और जो है वैसे भी ये टॉपिक एकदम इजी है, सबको पता है, क्योंकि जो है राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार जो है इजी है। ठीक है, अगला, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। तो देखो यहां पर मैं अब वैसे ऊपर बता चुका आपको 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये रहा 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये तो 23 डिग्री 30 मिनट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, अब ध्यान रख लेना, मैंने ऊपर क्या बताया था, उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश के लिए एन का, नॉर्थ एन का प्रयोग होता है, तो एन का प्रयोग यहां है। ठीक है, एन का यहां है, लेकिन यहां एस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया वापस पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। देशांतरीय विस्तार मैंने क्या बताया, 69 डिग्री 30 मिनट ये रहा, पीछे 78 डिग्री 17 मिनट ये रहा, लेकिन मैंने क्या बताया था, पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर का मतलब हो गया पूर्व मतलब ईस्ट, ई आना चाहिए, तो यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ई आ रहा है दोनों जगह, तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ये एन और ई ही तो ध्यान में रखना है, वरना तो सबको याद रहते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार है, और 69 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट जो ईस्ट है वो आपका देशांतरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। देखो आपका 4th ग्रेड का एग्जाम है, पशु परिचर के लेवल का पेपर आएगा, ज्यादा डीप जीके जाने के कम चांस है कुछ क्वेश्चन के अलावा, लेकिन फिर भी हम जीरो से हीरो की तरफ जा रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, देखो सबसे पहले हम बात करें विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान में उत्तर पूर्व में आता है, किस में आता है, उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, अगर हम एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया के संदर्भ में जो है ये आता है दक्षिण पश्चिम में। कहां पर आता है, दक्षिण पश्चिम में, एशिया के संदर्भ में। और पूरा विश्व में उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, फिर हम बात करें भारत के संदर्भ में, उत्तर पूर्व में आने का कारण क्या है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उससे ही पता लगा सकते हो। और भारत के संदर्भ में आपको पता है उत्तर पश्चिम में आता है, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय अपने जो है कहां पर है, जयपुर में। तो उत्तर पश्चिम ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये तो सारे के सारे आपको याद है रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो 3,42,239 जो है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसी को अगर हम वर्ग मील में बदले तो 1,32,139, 3,42,239 तो वर्ग किलोमीटर है, और ये वर्ग मील है, दोनों याद रखना है। ठीक है, और ये जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% है, और वैसे हम देखें तो 10% 100 का 1/10वां भाग होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर वापस वही इजी क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई। अंतरराज्यीय मतलब जो राजस्थान जो भारत के अन्य जो है किस राज्यों से बनती है, तो अन्य राज्यों से बनती है 4,850 किलोमीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और अंतरराष्ट्रीय की कौन सी है, ये होगी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और ये होगी आपकी कुल सीमा, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात तथा मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है? एकदम इजी क्वेश्चन, अभी ऊपर करके आए, बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे। अभी राजस्थान के जो भौतिक जो प्रदेश है वो आएगा, प्लस मृदा के भी क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है? तो अब देखो बराबर किसके राजस्थान का क्षेत्रफल, तो बराबर वाले जो है देशों के नाम लिख लेना। नॉर्वे, ठीक है, इसके अलावा इटली, ठीक है, इसके अलावा पोलैंड, ठीक है, फिर फिनलैंड। इनके क्या राजस्थान और इन देशों के क्षेत्रफल लगभग बराबर है, ठीक है। फिनलैंड के बाद में आता जर्मनी, जर्मनी के बाद में आता जापान, ठीक है, इनके लगभग बराबर है। अब अदर जो है इनके मैं बता देता हूं, नेपाल, नेपाल का जो राजस्थान है वो 2.5 गुना है। कितना है? 2.5 गुना, ठीक है। बात अपन करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड जो है इसका 2 गुना है। चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की बात करें तो चेक रिपब्लिक का राजस्थान 3 गुना है। एक्स का मतलब है गुना, ठीक है। फिर बात करें भूटान की, तो भूटान का भी राजस्थान कितना है? 3 गुना है, ठीक है। बात करें अपने जो है पड़ोसी देश किसकी, श्रीलंका की, तो इसका 5 गुना है राजस्थान। कितना है? 5 गुना। बात करें आजकल जो चर्चा में चल रहा है, कौन? इजराइल, कौन? इजराइल, और इजराइल का राजस्थान 17 गुना है। कितना है? 17 गुना। और एक हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की, किसकी? बेल्जियम की, और बेल्जियम का जो राजस्थान है वो 11 गुना है। कितना है? 11 गुना। तो अब पूछा है कि किसके लगभग बराबर है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो जर्मनी उत्तर हो जाएगा। देखो जर्मनी के लगभग बराबर है, ठीक है। इंग्लैंड का तो 2 गुना है, तो ये इसका 2 गुना है। इजराइल का 17 गुना है और श्रीलंका का 5 गुना, तो जर्मनी के बराबर है। बाकी अदर जो देश है उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखा जाता है? 21 जून अभी गई है, आपको पता ही है। तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो उस दिन जो है कर्क रेखा अपनी बांसवाड़ा से गुजरती है, तो किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखेंगे? तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो सर्वाधिक जो है सीधा तो कहां पर होगा? बांसवाड़ा में। और तिरछा सबसे ऊपर वाले में, यानी गंगानगर में सबसे तिरछा होगा। अब कोई सोचेगा इतना इजी क्वेश्चन, तो मैं बता दूं रीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और आपकी जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसमें ये मत सोचना कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का एग्जाम आएगा। थोड़ा लेवल जो है कम ही रहने वाला है पशु परिचर के जितना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। पशु परिचर में पार्ट बी का लेवल थोड़ा हाई था, बाकी तो इजी था। अब आते हैं आपके भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। इधर भूदर्श है, इधर विशिष्टता है। देखो मैं पूरा पेपर करवाऊंगा, गणित भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, इंग्लिश भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, लेकिन जो है आपको टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट से आपको पता चलता है आपकी कमजोरियों का। हमादा किसे कहते हैं? हमादा जो कठोर चट्टानी मरुस्थल होता है, मतलब हम कह सकते हैं पथरीला मरुस्थल होता है, उसको हमादा कहते हैं। तो ये तो एकदम सही है, पथरीला मरुस्थल। असंगत बताना, तो पहला तो सही है। इंसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा जाता है। बिल्कुल, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में अवशिष्ट पहाड़ियां होती है उनको इंसेलबर्ग कहा जाता है। रेग रेतीला मरुस्थल, तो ये गलत है। और असंगत बताना था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रेग होता है आपके मिश्रित मरुस्थल। कौन सा? मिश्रित मरुस्थल को कहते हैं, मतलब पथरीला प्लस रेतीला दोनों हो इसमें, ठीक है। पथरीला भी हो प्लस में रेतीला भी हो, उसको कहते हैं कौन सा? रेग। तो फिर रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसको अर्ग या इर्ग कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ढांड कहते हैं अस्थायी लवणीय जो झीलें बनती है उनको ढांड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अपने को असंगत बताना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं। झाड़ियों के सारे और घास के झुंड के सारे जो बालू का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे पहले हम बात करें जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप।
अनुदैर्घ्य बालू का जो स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं जो हवा की दिशा में बनते हैं। किसकी? हवा की दिशा में बनते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो आपका कौन सा? सीप। ठीक है, सीप जो आपके मरुस्थली जो सीप आपके जो मतलब बालू का स्तूप होते हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकार के होते हैं, हवा की दिशा में बनते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और ये बनते हैं हवा के लंबवत, हवा के लंबवत। तो बचे हुए जितने भी हैं वो सारे जो है अनुप्रस्थ हैं, चाहे वो नेबखा हो, चाहे बरखान हो, चाहे पैराबोलिक हो, या अदर कोई भी हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पर पूछा है कि झाड़ियों के जो है और घास के झुंड के पास जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नेबखा। क्या कहलाते हैं? नेबखा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेबखा का दूसरा नाम ध्यान रख लेना, सब्र कॉपीज, सब्र कोपीज। ठीक है, बरखान, बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार, चूरू के भालेरी के आसपास पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, खास करके भालेरी जो है चूरू में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है, पैराबोलिक, ये जो है आपके ये सारे के सारे क्या है? आपके सारे के सारे आपके अनुप्रस्थ के ही उदाहरण है। और पैराबोलिक होते हैं जो हेयरपिन के आकार के होते हैं, हेयरपिन यानी कि जो एक चांद के जैसे होते हैं लेकिन पूरे चंद्राकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेबखा या सब्र कोपीज जो होते हैं वो छोटी झाड़ियों के, ये घास के झुंड के जो है पास बनते हैं। फिर राजस्थान में अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश स्थित है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं बता देता हूं अच्छे तरीके से, एक मिनट इधर कर लेते हैं। अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश, देखो राजस्थान का मैप बना लेता हूं मैं, इस हिसाब से मैप है, थोड़ा रफ मैप है, कोई ये मत कह देना तो ये राजस्थान ही नहीं है, क्योंकि रफ मैप बना रहे हैं अपन, ये राजस्थान है। ठीक है, यहां पर मान लो कि ये मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये भी दो भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया शुष्क और एक हो गया अर्ध शुष्क। ठीक है, अब जो ये ध्यान रख लेना, ये दिशा कौन सी है? आपकी पश्चिम दिशा, और ये दिशा है आपकी पूर्व दिशा। अब यहां पर बहुत देखो ध्यान रख लेना, जो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क में कौन बांट रहा है? ये बांट रही है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मतलब इस रेखा के उधर इस साइड तो 25 से कम होती है वर्षा, इस साइड 25 से ज्यादा होती है। और ये जो है मरुस्थल और जो है राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब पूछा है कि अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश, तो इसका पूछा है कि ये कौन सा है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखें कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये रही, और इसके पश्चिम में तो शुष्क वाला है, पश्चिमी साइड है तो शुष्क वाला है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, 5 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य, तो ये तो है ही नहीं। फिर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य, तो देखो ये रही 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये 50, और इन दोनों के बीच में ये रहा अर्ध शुष्क। बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर ये मैप आपको याद है तो यहां पर आप नहीं अटकोगे। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का पूर्व मतलब इस साइड, और इस साइड तो आपका जो है अर्ध शुष्क ना होकर क्या है? आर्द्र और उपआर्द्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गोडवाड़ प्रदेश विस्तृत है। गोडवाड़ प्रदेश जो है आपका किसको कहते हैं मैं बता दूं आपको, इसका जो है लूणी व जवाई बेसिन का जो भाग है, लूणी व जवाई नदी बेसिन जो है आपका, इसी भाग को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। और लूणी और जवाई नदी पाली में पाई जाती है, पाली, जालौर, सिरोही इस साइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। और यहाँ गोडवाड़ी जो भाषा भी बोली जाती है, तो गोडवाड़ प्रदेश जो है आपका लूणी जवाई नदी बेसिन है उसको कहा जाता है। और ये बाड़मेर, जालौर और सिरोही पूरा जिले नहीं आते, कुछ कुछ भाग आता है इनका। ठीक है, तीनों ही जिलों का कुछ कुछ भाग आता है, ऐसा नहीं कि पूरे जो है एरिया को कहते हैं। तो बाड़मेर का कुछ भाग, जालौर का कुछ भाग और सिरोही का कुछ भाग। तो इसको नोट कर लेना, उत्तर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बाप बोल्डर युग किससे, जो बाप बोल्डर्स है वो किस युग से संबंधित है? बाप बोल्डर्स क्या है? तो ये आपकी एक प्रकार की मिट्टी है, या हम कह सकते हैं क्ले है।
ठीक है। और ये मिट्टी जो है आपकी बाप एक गांव का नाम है, जगह का नाम है, जो आपका फलोदी के आसपास जो है इधर जैसलमेर जोधपुर जिले में आती थी, ठीक है। तो ये बाप जो है आपकी, ये बोल्डर्स है, वो किस युग से संबंधित है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये है कार्बोनिफेरस युग से। कौन से कार्बोनिफेरस से। ये जोधपुर जो है आपके फलोदी जोधपुर के आसपास है, ठीक है। तो ये आगे आपकी कार्बोनिफेरस। जुरासिक के ध्यान रखना, जुरासिक जो काल है ये जो है आपका जैसलमेर का आकलवुड जीवाश्म पार्क जो है वो इस काल का है। आकलवुड पार्क, जीवाश्म पार्क या पार्क, ये किस काल का है? जुरासिक काल का, डायनासोर के काल का, ठीक है। और कार्बोनिफेरस का कौन सी है? बोल्डर्स क्ले या मिट्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। उदयपुर जिले का जो है आपका, उदयपुर जिले में, एक मिनट, पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरी नुमा जो आपका भाग है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका गिरुआ। बात करें भाकर की, ठीक है। भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही में। कौन सी सिरोही में? कुछ जालोर का भी भाग आता है, लेकिन अपन ध्यान रखने मुख्य रूप से पूर्वी सिरोही में जो है आपका उबड़ खाबड़े जो कटक नुमा भाग है वो भाकर कहलाता है। कटक नुमा भाग मतलब ढाल युक्त भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? ढाल युक्त भाग, वो भाकर कहलाता है, ठीक है। बात हम कर लेते हैं देशहरों की। देशहरों जो आपका जरगा और रागा पहाड़ियां, दोनों की, जरगा और रागा दोनों उदयपुर में, रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र, पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा जो क्षेत्र है आपका वो क्या कहलाता है? आपका देशहरों कहलाता है। ऊपरमाल, ये एक पठार है, और ऊपरमाल का पठार जो आपका भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में जो है आपका भैंसरोडगढ़, कहां पर? ये चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, और बिजोलिया कहां पर है आपका? एक मिनट, बिजोलिया सही से लिख देता हूं। बिजोलिया कहां पर है आपका? बिजोलिया है आपका भीलवाड़ा में। बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग, मध्य का पठारी भाग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका गिरुआ, जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। और जरगा व रागा के पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा भाग है उसको कहते हैं देशहरों। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित अवरोही यानी कि घटता क्रम लिखना है आपको। क्या लिखना है? घटता क्रम। ये आपको देखो, मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूं। ये सारी की सारी आपकी दक्षिणी अरावली की चोटियां, ठीक है। तो दक्षिण अरावली से ही आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं दक्षिण अरावली की चोटियों के बारे में। सबसे पहले जो है, सबसे बड़ी जो चोटी है आपकी वो है, आपको पता है कौन सी? गुरु शिखर। और इसकी अगर ऊंचाई याद करनी, कई जगह 1727 है, कई जगह 1722 है, तो अपने को 1722 ही इसकी याद रखनी है। फिर आती है आपकी शेर के बाद में आती है आपकी देलवाड़ा, और ऊपर की तीनों सिरोही में है, ठीक है। दिलवाड़ा के बाद में जो आती है जरगा, और जरगा है उदयपुर में। जरगा के बाद में आती है अचलगढ़, ये वापस सिरोही में आ जाती है। फिर बात करें अपन जो है अचलगढ़ के बाद में कुंभलगढ़, ये आ जाती है राजसमंद में, कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ के बाद में अगर बात करें तो एक धोनिया डूंगर नाम का नया जो पहाड़ है, दक्षिण अरावली की नहीं है। कोई बोलेगा रघुनाथगढ़ कहां पर है, तो वो उत्तरी अरावली का है, सिक्कर में है वो, ठीक है। ये जो है राजसमंद प्लस उदयपुर में है ये, ठीक है। धोनिया दुर्ग है। इसके बाद में जो आता है आपका ऋषिकेश। कौन सा आता है? ऋषिकेश। ये दक्षिण अरावली की चोटियां, इनको याद रख लेना आप। ऋषिकेश के बाद में कमलनाथ आता है। कमलनाथ के बाद में सज्जनगढ़ आता है, सज्जनगढ़, ये सारे उदयपुर में। सज्जनगढ़ के बाद में आती है सायरा। सायरा के बाद में आती है लीलागढ़। लीलागढ़ के बाद में आता है नागपानी। और नागपानी के बाद में आता है गोगुंदा। गोगुंदा के बाद में कोटड़ा। गोगुंदा और कोटड़ा। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, ये नागपानी जो है, एक नाग पहाड़ी आपकी मध्य अरावली की है। ये किसकी? मध्य अरावली। और ये है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और जो आपकी नागपानी है ये दक्षिणी अरावली की है, ठीक है, दक्षिणी अरावली। और ये जो है आपकी कहां पर है? ये है आपकी उदयपुर में। कहां पर? ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब घटता क्रम, शेर के बाद में जरगा, तो शेर ये रहा, शेर के बाद में जरगा नहीं है, दिलवाड़ा पहले, तो ये तो गलत हो गया। शेर के बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, अचलगढ़ के बाद में दिलवाड़ा नहीं हो सकता, अचलगढ़ के बाद में जरगा नहीं हो सकता, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इनको भी याद रखना है, और नागपानी को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19।
19वां क्वेश्चन बोला अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ठीक है, ये पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाई जाती है। ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल, मरुस्थल को पूर्वी दिशा में विस्तारित होने से रोकती है, बिल्कुल सही है। फिर इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका निर्माण जो हुआ था आपका प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से में? प्री कैम्ब्रियन काल, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम जो आपका वो है आपका प्री पैलोजोइक काल, प्री पैलोजोइक काल। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम में मतलब यहां से, और उत्तर पूर्व मतलब इधर, ये जो राजस्थान है इस हिसाब से, उसमें जो है इस हिसाब से जो है विस्तृत है, ये भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 20, लसाड़िया का पठार अवस्थित है, तो लसाड़िया का जो पठार है आपका वो जो है उदयपुर शहर व जयसमंद झील के मध्य है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया ऊपर बात कर चुके, ऊपरमाल का पठार, किसका? ऊपरमाल का पठार। ठीक है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य है भोराट का पठार, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा? भोराट का पठार। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो है आपका वो है उड़िया का पठार, किसका? उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार जो है आपका, पहले तो इसकी ऊंचाई बता दूं 1360 मीटर है, और ये जो है आपका कहां पर है? सिरोही में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, पोतवार का पठार कहां पर है? पोतवार का पठार, पोतवार का पठार जो है आपका ये है अलवर में। ठीक है, एक मेसा का पठार, नाम से याद आ जाना चाहिए आपको, मेसा का पठार, और मेसा का जो पठार है आपका ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी इसी के ऊपर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लसाड़िया का पठार उदयपुर शहर व जयसमंद झील के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है? बीहड़ क्या होता है? जो चंबल नदी है, चंबल नदी के अवनालिका, नदी के अवनालिका अपर्दन से, अवनालिका अपर्दन से जो आपकी उबड़ खाबड़ जो भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि, यानी जंगल है खतरनाक, और उबड़ खाबड़ जो है आपकी क्या है? भूमि है, उसको कहते हैं क्या? बीहड़। और बीहड़ जो होता है वो कहां पर है? तो वो करौली, जो धौलपुर और सवाई माधोपुर में। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक विस्तार, बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका वो है आपका धौलपुर में। और करौली को क्या कहते हैं? बीहड़ की रानी कहते हैं, बीहड़ की रानी। और बीहड़ को कहते हैं आप जो है स्थानीय भाषा में डांग, तो यहां कहते हैं डांग की रानी, किसकी? डांग की रानी। ठीक है, बीहड़ को ही डांग कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग है? तो लूणी बेसिन, लूणी नदी आपको पता है मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। शाहाबाद उच्च भूमि, ये जो है हाड़ौती प्रदेश या जो पठारी प्रदेश है, हाड़ौती के पठार या पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार भी कहते हैं, उसका भाग है। डग गंगदर, ये आपका झालावाड़ में, और झालावाड़ भी आपको पता है किसका भाग है? तो झालावाड़ भी हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती जो है के पठार या दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है। तो उत्तर हो जाएगा मध्य माही। मध्य माही नदियों वाला ज्यादातर आपका पूर्वी मैदान में आता है। अब अपन थोड़ा सा शाहाबाद उच्च भूमि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डग गंगदर का ध्यान रख लेना, झालावाड़। शाहाबाद उच्च भूमि जो है ये 12 जिले में है। ठीक है, और यहां पर घोड़े के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख लेना, यहां पर एक जो है आपका है रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर, वो भी कहां पर है? आपका शाहाबाद उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विंध्य कगार, यानी जो आपका विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, उस राजस्थान में विंध्य कगार है, उस किस क्षेत्र में ये पाया जाता है? तो राजस्थान में विंध्य जो कगार है आपका वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर कोटा, और चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल है, ध्यान रख लेना। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो विंध्य कगार जो आपका राजस्थान में सवाई माधोपुर कोटा और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। और चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें विंध्य, एक मिनट,
चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा जगह है जिसमें विंध्य प्लस अरावली दोनों ही पाए जाते हैं। अरावली दोनों पाए जाते हैं किसमें? चित्तौड़गढ़ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वें क्वेश्चन बोल रहा है, अभी देखो, घोड़े के नाल के जैसी जो आकृति की पहाड़ियां, तो घोड़े के नाल की आकृति जैसी, या हम कह सकते हैं हॉर्स शू पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? हॉर्स शू पहाड़ियां। और ये पाई जाती है रामगढ़ बारां में। अभी ऊपर पढ़ के आए हम शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है। 56 का मैदान विस्तृत है, तो ये 56 के मैदान में भले ही आप कितनी बार पढ़ लो, कंफ्यूजन हमेशा होता है कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है या डूंगरपुर बांसवाड़ा है या फिर प्रतापगढ़ डूंगरपुर है। तो ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो जो आपका 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। कौन सा है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। और प्रतापगढ़ का भाग है, इसको हम कहते हैं कांठल का मैदान भी कहते हैं। कांठल का मैदान जो है वो कहां पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके साथ में जो आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, इसको कहते हैं वागड़। वागड़ क्षेत्र में प्रतापगढ़ का भाग बहुत कम आता है, ठीक है। एक 56 का मैदान हो गया, एक 56 अलग से नाम भी है। जो नया जिला बना है सलूम्बर, कौन सा जिला बना है? सॉरी, सलूम्बर और सराड़ा, इन दोनों के मध्य के भाग को 56 कहते हैं। सिर्फ 56 कहते हैं, 56 का मैदान नहीं कहते। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 18 करोड़ वर्ष पुराने वानस्पतिक जीवाश्म जैसलमेर के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 18 करोड़, या फिर हम कह सकते हैं जुरासिक काल के। जुरासिक काल, और जुरासिक काल होता है डायनासोर वाला काल। डायनासोर वाला काल, ये जो है इसके अवशेष आपके अक्कलवुड जीवाश्म पार्क से, जो कहां पर है? आपके जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में। किसमें? राष्ट्रीय मरु उद्यान में है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जुरासिक काल, या हम कह सकते हैं जो है यहाँ के जीवाश्म अपने को डायनासोर काल के जीवाश्म में मिले हैं। देशहरो क्या है? ऊपर पढ़ चुके, पहला जो है आ चुका, रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पूर्वी मैदान निम्न में से किसका अवशेष है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे याद रखना आपको? देखो, मरुस्थलीय प्रदेश प्लस पूर्वी मैदान, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके टेथिस सागर के हैं। टेथिस सागर के अवशेष हैं, ठीक है। बच गए दो, कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका अरावली, अरावली प्रदेश प्लस पठारी प्रदेश। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कह सकते हो, या हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और ये दोनों आपके हैं गोंडवाना लैंड, या जो है गोंडवाना लैंड के भाग। तब आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर पूर्वी मैदान पूछा है तो टेथिस सागर, अरावली और पठारी पूछ लेते हैं तो गोंडवाना लैंड उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मृदा से क्वेश्चन है। अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश, जो अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जो है आपकी, जो एक तो एंटी सॉइल, और इसके साथ में दूसरा नाम ध्यान रख लेना, एरिडो सॉइल। एरिडो सॉइल, ये दोनों के दोनों आपकी पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। कहां पर है? मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। बात हम करें एल्फी सॉइल की, एल्फी सॉइल पाई जाती है पूर्वी मैदानी भाग में। जिले अपने को आप बताइए कौन से हैं? जो आपके जलोढ़ मृदा होती है वहां पर। इंसेप्टी सॉइल पाई जाती है आपकी अरावली क्षेत्र में, और वर्टी सॉइल पाई जाती है हाड़ौती पठार में, या पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती पठार एक ही बात है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो अर्ध शुष्क से आर्द्र, यानी कि मरुस्थली के बाद में जो पाई जाती है मैदानी भाग में पाई जाती है वह है एल्फी सॉइल, आर्द्र जलवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय और अधिक तापांतर से हुआ है, और इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है। और जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है मरुस्थलीय मृदा की, और अधिकतम जल धारण क्षमता, अधिकतम जल धारण क्षमता यह वो है किसकी? काली मिट्टी की, ठीक है। और कच्छारी मृदा का दूसरा नाम है कांप मृदा, और जलोढ़ मृदा इसी को कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा। और ये पाई जाती है आपकी पूर्वी मैदान में। कहां पर है? पूर्वी मैदानी भाग में, ठीक है। काली मृदा के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। काली जो मृदा है इसको रेगुर मृदा कहते हैं। कौन सी? रेगुर मृदा। और इसमें स्वतः जुताई पाई जाती है, मतलब खुद ही जुत जाती है, स्वतः जुताई पाई जाती
है। लाल पीली मृदा ये अजमेर भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अजमेर भीलवाड़ा के क्षेत्र में। तो ये टोटल आपको जो मैंने बता दिया। और लाल पीली मृदा जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। इसमें नाइट्रोजन व चूना जो है उसकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन व चूना की क्या पाई जाती है? कमी। तो ये पहला भाग था माइनर टेस्ट 1 का 30 क्वेश्चन का। अगले 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में, उससे अगले 30 उस अगले वीडियो में। तो 4 वीडियो में मैं पूरा पेपर एकदम डिटेल से करवा दूंगा। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें।